दिलों से लबों तक आपके लिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। सिर्फ इन 4 भाषाओं में क्यों, कीजिए मेरा यानी अमिताभ का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार दुनिया की हर बोली जाने वाली जबान में। हमारे पहले के कुछ एपिसोड्स को सुन के आप में से कुछ लोगों ने मेरी आवाज को श्री अमिताभ बच्चन जैसी और कुछ लोगों ने हरीश भिमानी, रजा मुराद और शम्मी नारंग जैसा बता दिया। भाई, ये सब बहुत ही सम्मानित, वरिष्ठ, प्रतिभावान और बड़ी परिपक्व हस्तियां हैं और मैं तो कहीं इनके सामने दूर दूर तक भी नहीं। बहरहाल, आप सभी लोगों का इस हौसला अफजाई के लिए और ईश्वर का इस आवाज के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे फर्स्ट एपिसोड में थी एक फैंटेसी, सेकंड में एक लाइट हार्टेड कॉमेडी, थर्ड में देश प्रेम से ओत प्रोत एक वीर रस की कविता। तो अब आप स्वाभाविक रूप से पूछेंगे कि इस एपिसोड में क्या है। हे सेन्योरिटा, इस एपिसोड में है दुनिया की सबसे प्यारी चीज। एनी गेसेस? अरे आप लोग क्या गेस कर रहे हैं? दुनिया में प्यार के सिवाय कुछ है क्या? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? एंड आज की हमारी गेस्ट एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे मैं बेहद ही प्रभावित हूं, और इसलिए नहीं कि आज वो बड़ी प्रतिष्ठित हैं, बल्कि बहुत पहले से। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस आवर चाइल्डहुड। शायद 9-10 या 11 साल की उम्र से। यहाँ आपको ये बता दूं कि इनका जन्म नर्मदा नदी के किनारे बसे बहुत प्यारे से शहर जबलपुर में हुआ। शुरू से ही अनूठी, जुझारू, विनम्र, प्रतिभावान, काइंड हार्टेड and extremely cooperative. But a cut above the rest quality with which she actually stands out is her extremely progressive outlook and a very indifferent way of looking at things. That too एक रूढ़िवादी बंगाली परिवार में जन्म लेने के बावजूद। हाँ, ये बात जरूर है कि इनका घर का माहौल बड़ा आशावादी था, एंड वो शायद इनके बाबा की वजह से। By the way, uncle was also a very renowned poet of the region. और ये कविताएं लिखने का शौक इनके डीएनए में बाबा की ही विरासत है। जिस छोटी सी उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, किचन सेट खेलती हैं, चुन्नी लेके टीचर्स बनती हैं, ये अपना सारा वक्त कविताएं लिखने में व्यस्त रहती थी। चलिए, कविताएं तो लिख ली, लेकिन अब सुनाए किसे? तो अपनी कविताओं का प्रीमियर ये करती थी अपने बाबा के साथ, मीन्स हिज फादर। और क्यों ना हो भाई, आफ्टर ऑल ही वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, और इनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत भी। और उसके बाद तो स्काई वॉज द लिमिट। श्रोतागणों की इनके पास कभी कमी थी ही नहीं। बचपन से लेकर शादी तक पढ़ाई लिखाई हुई हरिद्वार में, और 20 साल की उम्र में शादी होने के बाद शी सेटल्ड इन दिल्ली, और उसके बाद शुरू हुआ 27 साल लंबा प्रोफेशनल करियर इन लाइफ इंश्योरेंस। बट ऑल अलोंग दिस टाइम शी केप्ट राइटिंग हर पोएम्स एंड कंपाइलिंग देम। और इसी दौरान इनकी कविताएं राष्ट्रीय समाचार पत्रों और विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। एंड ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस इनकी कविताएं रेडियो नजीबाबाद एंड ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से एयर होती रहीं। इसके साथ साथ कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये अपनी कविताएं और अपने विचार रखती रहीं। एंड नाउ यू कैन फाइंड हर ऑन अ फेसबुक पेज बाय द नेम ऑफ अनु गूंज, which is created specially to serve literature and encourages budding writers of Hindi, Urdu and English poetry. And she is very kind-hearted, environment lover and a social activist. और शायद इसीलिए प्रकृति प्रेम, अपार मानवीय संवेदनाएं इनके लेखन में प्रखर रूप से देखी जा सकती हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for our guest this week, an award-winning poet for मेरे हिस्से के नूर, निवेदिता चक्रवर्ती। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे शो के फॉर्मेट के हिसाब से पहले होगी इनकी रचना और फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। और अपनी दोस्ती का फायदा उठाते हुए इस बार मैं चाहता हूं, निवेदिता, आप पहली नज्म अपनी ही आवाज में आप सभी को
मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं निवेदिता चक्रवर्ती एक नज्म पेश कर रही हूँ। सुनिए। तू क्या घुला समंदर में जाकर, मेरे लिए तो वो गंगा जल हो गया। तू क्या घुला समंदर में जाकर, मेरे लिए तो वो गंगा जल हो गया। वैसे ही दीवानगी कम थी क्या, दिल अब पूरा पागल हो गया। वैसे ही दीवानगी कम थी क्या, दिल अब पूरा पागल हो गया। रूह से रूह बतियाती है अब, रूह से रूह बतियाती है अब। इश्क हमारा बेखलल हो गया, और मेरी परवाज देख हैरान है सब। मेरी परवाज देख हैरान है सब। सारा आसमां मेरा आंचल हो गया। और जब देखो बरस जाती हैं आंखें, जब देखो बरस जाती हैं आंखें। मैं चलता फिरता बादल हो गया। और जब से गया है तू मेरी जिंदगी से, आँख का खारा जल हो गया। जब से गया है तू मेरी जिंदगी से, आँख का खारा जल हो गया। ओहो, शुरुआत ही इतनी धमाकेदार कर दी है। माहौल को नज्म के बोलों ने अपना गुलाम कर दिया। एंड आई एम श्योर बहुतों को अपना पहला प्यार याद आ गया होगा। और बाकियों की क्या बोलूँ यार, मुझे ही याद आ गया। एंड फॉर द लिसनर्स आई वुड लाइक टू रीड एक ऐसी नज्म जो लिखी तो निवेदिता ने है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसने मेरे दिल की आवाज़ लिख दी हो। इनफैक्ट एक चीज़ और है कि इनकी कई सारी राइटिंग्स, पोएम्स एंड नज्म्स को पढ़ के बहुतों को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे लिए ही लिखी है। एंड प्रोबेबली दैट्स द रीज़न आज वो इस मुकाम पे है। तो लीजिए पेश है निवेदिता की ही लिखी दूसरी नज्म, उलझन। कितनी बार चाहा है तुझे दिल से भुला डालूं, कितनी बार चाहा है तुझे जिंदगी से हटा डालूं। खुद को आईने में देखूं तो तू ना दिखे, खुद को आईने में देखूं तो तू ना दिखे। मुझे मेरा ही अक्स तुझसा ना लगे, मुझे मेरा ही अक्स तुझसा ना लगे। सुबह उठूं तो जहन में तेरा नाम ना आए, तेरी यादों में लिपटी कोई शाम ना आए। मेरी भूख से पहले तेरे निवाले की फिक्र ना हो, मेरी भूख से पहले तेरे निवाले की फिक्र ना हो। मेरे दोस्तों में कभी तेरा कोई जिक्र ना हो। रात को फिर तुझे कहीं सपने में न भर लूं, जमाने की नजरें बचा पलकों में न जड़ लूं। खुद को संभाल लूं, तुझ पे यूं ना मिटा डालूं। तुझे भुलाने के बहाने पूरी नज्म ही ना बना डालूं, तुझे भुलाने के बहाने पूरी नज्म ही ना लिख डालूं। लगता है आज हमारी उम्र के कुछ आशिकों का दिन है। स्टूडियो की खिड़की से बाहर देख रहा हूं तो मन बारिश के बाद पहाड़, फिजा सब धुली धुली है। सफेद बादलों की टुकड़ियां पहाड़ों पे ऐसे तैर रही हैं जैसे बुला रही हूं। निवेदिता दो नज्म हम लोगों ने ले ली हैं। एक हिंदी कविता हो जाए आपकी आवाज में, एंड ऑब्वियसली द थीम इज रोमांस। एक हिंदी कविता प्रस्तुत है। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी। और स्याही बना हृदय के रक्त को भिगोती जा रही मैं पाती। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी। स्याही बना हृदय के रक्त को भिगोती जा रही मैं पाती। जो ना लिखूं इतना तुमको तो भी क्या अंतर है पड़ता। जो ना लिखूं इतना तुमको तो भी क्या अंतर है पड़ता। आत्मा में विलयित हो तुम, कण कण अमृत है निकलता। वैसे तो आंखें भी बोलती, स्मित भी झरझर झरता। कुछ व्यक्त न कर पाऊं तो नेह अश्रु बन बन टपकता। कब रही निर्भर मैं शब्दों पर, कब रही निर्भर मैं शब्दों पर। अभिव्यक्त ऐसे भी तो होती, अनुभूति मेरे भावों की है जब भी मैं धार धार रोती। और तुम विचरो दिव्य प्रकाश में, मेरे लिए विचलित ना होना। अग्नि पुंसी आत्मा मेरी दमक रहा है कोना कोना। तुम विचरो दिव्य प्रकाश में, मेरे लिए विचलित ना होना। अग्नि पुंसी आत्मा मेरी दमक रहा है कोना कोना। और तुम्हारी ज्योति का एक कण बहुत है मेरे अंतस प्रकाश को।
तुम्हारी ज्योति का एक कण बहुत है मेरे अंतस प्रकाश को, ये फैला है देखो दिग्दिगंत खींच रहा है मेरी श्वास को। ये फैला है देखो दिग्दिगंत खींच रहा है मेरी श्वास को। शब्दों की माला गूंथ रही हूँ, कुछ कहा अनकहा कह रही। शब्दों की माला गूंथ रही हूँ, कुछ कहा अनकहा कह रही। जो शेष होकर भी शेष नहीं उस अद्भुत भाव में बह रही। जो शेष होकर भी शेष नहीं उस अद्भुत भाव में बह रही। जीवंत हो तुम मुझ में अब भी, जीवंत हो तुम मुझ में अब भी। ऊर्जा बहती जाए ताकि कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी। और स्याही बना हृदय के रक्त को भिगोती जा रही मैं पाती। कितना लिख गई मैं तुमको, कितना लिखने को तुम बाकी। आहा हा, निशब्द कर दिया। ऐसी रचना सुनने के बाद सब स्तब्ध रह जाते हैं और हमारे मन का मौन हमसे बातें करने लगता है। क्या कहूं? And I guess on this high, we should start our last segment, which is our Q&A section. यहां हम लिखने वालों के हृदय और मस्तिष्क का डाइसेक्शन करने की कोशिश करते हैं। कविताएं आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, ये बात तो तय है। लेकिन निवेदिता 27 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। इस दौरान प्रोफेशनल लाइफ में कभी ये नहीं लगा कि मैं बनना तो कवियत्री चाहती थी और ये मैं क्या कर रही हूँ या क्यों कर रही हूँ? एक्चुअली लाइफ के शुरुआत में ही जब मैं अनमैरिड थी और मैं जब पढ़ रही थी, तभी मैं जब अपनी लाइफ के बारे में सोचती थी तो उस समय ही मैं निर्मल आश्रम जाने का सोचती थी, माँ मदर टेरेसा के आश्रम में। तो पहले से ही एक समाज सेवा की भावना थी मन में, लेकिन क्योंकि उस उम्र में और हमारे ज़माने में इतना लड़कियों की चलती नहीं थी कि जो सोचा वो कर लिया, तो शादी हो गई। तो शादी के बाद फिर पहला लक्ष्य ये था कि नौकरी लग जाए। तो जीवन जैसे जैसे बह रहा था मैं वैसे वैसे बह रही थी जीवन के साथ। तो उस समय तो कुछ सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि प्रवाह के साथ बहते चले गए। लेकिन फिर जब जॉब करते 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 तो मन के अंदर कुछ बुदबुद करता था कि नहीं, करना तो कुछ और ही है लाइफ में। तो कुछ समाज के लिए करना है, कुछ ऐसा करना है कि जीवन में अपना कुछ स्टैम्प लगा के जाया जाए। ऐसे ही नहीं जाना चाहती थी जीवन से कि बस बच्चे बड़े कर दिए और शादी कर ली और उसके बाद फिर चले गए ज़िंदगी से। तो कुछ और करना था। हमेशा ही एक सपना था कि कुछ अलग करें। पोएट की बात तो, कविता तो मेरे साथ ही चली है, कविता मेरे साथ बड़ी हुई है, कविता मेरे जीवन के हर क्षण में मेरे साथ रही है। क्योंकि कविता नहीं होती तो मैं नहीं होती। तो जीवन का हर छोटा बड़ा, कड़वा मीठा हर एहसास कविता के रूप में उतरता चला गया कागज में, जिसने मुझको संभाले रखा। वैसे मेरे शेड्यूल्ड सेकंड क्वेश्चन, जो कि ये था कि इतनी सारी विधाओं में आप कैसे लिख लेती हैं, का भी क्वेश्चन 1 के आंसर में ही काफी पोर्शन कवर कर लिया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को फ्लिप द क्वेश्चन कर लेते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट अनुगूंज। अनुगूंज लिटरेचर कम्युनिटी है। अनुगूंज मेरी एक साहित्यिक संस्था मैंने बनाई है। जनवरी 2020 से मैंने इसको शुरुआत करी थी। इसको अपनी खुद की एक साहित्यिक संस्था बनाने का विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ने के बाद जब मैंने देखा कि लिटरेचर से संबंधित, खासकर हिंदी लिटरेचर से संबंधित क्या चल रहा है, तो देखा कि काफ़ी सारे ओपन माइक्स शुरू हो गए हैं। ओपन माइक्स में मैं गई, पार्टिसिपेट मैंने खुद भी किया। तो ऐसा लगा कि कुछ हिंदी साहित्य का जो गुणता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उसके साथ। तो ऐसा लगा क्योंकि अगर किसी भी साहित्य की गिरावट शुरू हो गई तो हमारी आगे की युवा पीढ़ी उसको आगे कहाँ लेकर के जाएगी। तो बहुत ज़रूरी था कि इसके लिए काम किया जाए। तो ये एक एरिया ऐसा लगा कि इसके लिए कुछ मैं कर सकती हूँ अपना योगदान, क्योंकि हिंदी साहित्य के बारे में मेरे को थोड़ी नॉलेज भी थी बचपन से। इसके अलावा मैंने 2 भाषाओं को और साथ में लेके चली, उर्दू और अंग्रेज़ी, क्योंकि जब
हिंदुस्तान की बात की जाए तो चाहे आप कितना भी नजरें फिरा लें, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो कि हमारे देश की धरातल में बसी हुई हैं, और इन तीनों में से किसी भी भाषा को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी अधिकांशतः जनता इन तीनों भाषाओं में रमी बसी है। तो अनुगूंज में हम लोगों ने इन तीनों भाषाओं को लेकर के चले हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, खासकर फेसबुक ग्रुप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग रोज कम से कम 70 से 80 कविताएं शेयर करते हैं अपने पाठक, और सब लोग एक दूसरे की कविताओं को पढ़ते हैं, पसंद करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति देते हैं एक दूसरे की कविताओं के लिए। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारे फेसबुक ग्रुप में। और इसके अलावा हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं, पोइट्री सेशंस कराते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के तीनों के पोइट्री सेशन हम अलग कराते हैं। हिंदी का हम काव्य सम्मेलन टाइप का कराते हैं, उर्दू का मुशायरा कराते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, और इंग्लिश का पोइट्री सेशन कराते हैं। तो इंग्लिश पोइट्री सेशन में अधिकांशतः युवा पीढ़ी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जो युवा पीढ़ी बहुत सारी जो शहरों में इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ती है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अभिव्यक्ति का माध्यम वही भाषा चुनते हैं जिसमें उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होती है, क्योंकि सहजता से वो अपनी अनुभूतियों को उसी भाषा में अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो इस तरीके से, और इसके अलावा हम लोगों ने फेसबुक पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड भी चल रहा था, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने कुछ 80 के लगभग हम लोग अभी तक लाइव पोइट्री सेशंस करा चुके हैं, जहाँ पे कवियों ने आकर के एकल काव्य पाठ किया है। वहाँ पे उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी तीनों के कवियों ने अपने अपने एकल काव्य पाठ किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक मुलाकात कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें हम बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व को बुलाते हैं, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे किसी समाज सेवा में हो। तो हम लोगों ने पिछले कुछ एक मुलाकात कार्यक्रमों में हम लोगों ने पद्मश्री अवार्डी जो श्री सुरेंद्र शर्मा जी को बुलाया था, वो आए थे। और इसके अलावा अरुण जैमिनी जी जो हरियाणा गौरव सम्मान हास्य कवि हैं हमारे देश के, वो आए। और श्री रवि कालरा जी जो बहुत बड़े समाज सेवी है, अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, उनको बुलाया था। तो इस तरीके से हम लोग कुछ प्रतिष्ठित लोगों को जो कि बहुत सेवा कर रहे हैं, चाहे वो साहित्य की सेवा हो, चाहे समाज सेवा, उनको बुलाते हैं। और अनुगुंज के जो भविष्य के प्लान्स यही हैं कि किस तरह से साहित्य सेवा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ वर्कशॉप्स भी खोलने की हम सोच रहे हैं, और इसके अलावा सब राज्यों में, कुछ देश के सभी राज्यों में कुछ प्रतिनिधि अपने नियुक्त करने की सोच रहे हैं, ताकि इसका प्रचार प्रसार और भी सब राज्यों में हो पाए और साहित्य के विकास को बढ़ावा मिले, और हम लोग कुछ इसमें अपना योगदान दे पाएं। I have seen your live sessions. They are indeed interesting, knowledgeable and very gripping. In fact, I'd request all my listeners who love poetry to go and check out her page. मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को वो पेज ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और निवेदिता, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए आपको अप्रोच किया हो कि मेरे भाव आप अपनी कविता में लिख दें? ऐसा बहुत बार ही हुआ, तो और अभी से नहीं, बचपन से ही होता रहा। तो एक बचपन की बात याद है, एक बार म्यूज़िक सर आए थे हमारे पास, तब मैं क्लास 8th में पढ़ती थी, और तब उन्होंने मुझे कहा कि निवेदिता, केवल 4 लाइनें हैं और स्वागत गान होना है अतिथियों का, तो बाकी पंक्तियां मिल नहीं पा रही हैं और केवल 4 पंक्तियां हैं, क्या तुम इसको पूरा गाना बना सकती हो? तो क्लास 8 में मैंने उनको पूरा गाना बना करके दिया, और उसके बाद हमारे स्कूल में हमेशा वो स्वागत गान गाया जाता था, और उसके एक पैराग्राफ उन्होंने दिया था और बाकी के 3 पैराग्राफ मेरे लिखे हुए गाए जाते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि रिकॉग्निशन उस टाइम से मिली मुझे। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने, जैसे मेरे दोस्त, कि किसी का जन्मदिन है तो निवेदिता 4 लाइनें लिख दो, तो इस तरीके की रिक्वेस्ट आती रही। और मेरा एक ये था कि मैं अगर किसी के लिए 4 लाइनें लिख करके देती हूँ तो उसको मैं अपने संकलन में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने उनके लिए लिखी, उन्होंने मुझसे लिखने को बोला और मैंने लिखी, तो मैंने उनको दे दी। तो ऐसा था, तो लिखती रहती हूँ मैं ऐसे, अगर कोई मुझसे बोलता है तो मैं लिख भी देती हूँ। तो इस तरीके से बहुत रिक्वेस्ट आई, करी मैंने, लिखी उनके ऊपर। माँ सरस्वती की ऐसी कृपा रही मुझ पर। यार सच बताऊं, बहुत स्मार्ट हो।
मैं सबको अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए ज्ञान देता रहता हूँ, लेकिन शायद अपने ही भाव ठीक से क्वेश्चन 3 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया। दरअसल मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि ये प्रेम से जुड़ा हुआ एक एपिसोड था, तो क्या किसी ने अपना प्रेम पत्र भी तुमसे लिखवाया है? बट अब उस बात को छोड़ते हैं, और क्योंकि आपने माँ सरस्वती का नाम लिया है, तो मैं आज की शाम का आखिरी क्वेश्चन जरूर आपसे पूछना चाहूँगा। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू आवर लिसनर्स? हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरे जीवन का एक अनुभव, जिसको आप संदेश भी कह सकते हैं, मनुष्य को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा ऐसा डिसाइड करना चाहिए जिसको पूरा करने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान हो जब आप इस दुनिया से जाएं, और आपके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ, मैंने ये सोचा अपने जीवन में और मैंने ये किया। और वो लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए। उस लक्ष्य के लिए आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि वो लक्ष्य आप प्राप्त कर लें जीवन के अगले 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जीवन आपको मौका ही ना दे उस लक्ष्य के बारे में सोचने का, और शायद आपको आपके जीवन के 50 साल के बाद मौका मिले कि आप उस लक्ष्य को स्क्रैच से स्टार्ट कर पाएं, तो भी कोई बुरा नहीं है। तो जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब आप काम शुरू करते हैं, तो कोई भी आयु में आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी आयु बड़ी नहीं होती, पहली बात तो ये। दूसरा, आप कोई भी बिजनेस चाहे स्टार्ट करें, चाहे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों और परिवारों को गिनते हैं। सबसे पहले आपको उनकी सपोर्ट चाहिए होती है। आप अपना बिजनेस भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने दोस्तों को बताते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जीवन में कि अपने रिश्ते, अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता, इनको सारी जिंदगी साथ लेकर के चलना है, क्योंकि सबसे पहले जीवन में कुछ भी आपका अच्छा है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और अगर आप जीवन में कभी बिखर भी जाते हैं तो यही लोग हैं जो आपके बिल्कुल आसपास आकर के खड़े हो रहेंगे। तो इनको कभी नहीं छोड़ना है। अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को हमेशा साथ लेकर के चलना है। तो ये 2-3 लेसन्स थे जो कि मैंने जीवन से लिए, और जो लक्ष्य है उसकी तरफ फोकस रह करके आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और बहुत ज़रूरी ये भी नहीं होता कि बहुत बड़े से आप स्टार्ट करिए, आप उसको बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, और बहुत छोटे से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी कुछ भी शुरू करते समय ही आपको ये नहीं सोचना कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो ये नहीं सोचना। निस्वार्थ भावना से आप कुछ भी करेंगे, जो फल मिलेगा वो अपने आप मिल जाएगा, उसकी चिंता ना करें, तो वो होता जाएगा, वो ईश्वर देता ही है। आप बस मेहनत करें और निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ते चलें। थैंक यू। थैंक्स टू यू, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आई एम श्योर आपको जानकर, आपकी रचनाओं को सुनकर हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स, दिलों से लबों तक पर आने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। यदि आप भी कुछ लिखते हैं तो अपनी रचना हमें भेजें दिलों से लबों तक @gmail.com पर। और हमें कुछ रचनाएं मिलनी स्टार्ट भी हो गई हैं। प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर रचना के साथ जरूर सेंड करें। आप हमारे सभी शोज मेजर पॉडकास्ट चैनल्स पे सुन सकते हैं, ऑनलाइन भी और डाउनलोड करके भी। YouTube पर आप इसी कंटेंट को वीडियो फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और यदि आप इन रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑथर्स का लिंक भी प्रोवाइड करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज वी नो देयर आर रीडर्स टू, जस्ट लाइक लिसनर्स एंड व्यूअर्स। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। इन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा। हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी कि हम हफ्ते दर हफ्ते आपके लिए रोचक कंटेंट प्रस्तुत करते रहें। दीजिए अपने दोस्त अमिताभ को आज के लिए इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शब्बा खैर। दिलों से